करणे सर ही फाईल साहेबांच्या टेबलावर ठेवा. हो सर. हेलो. हेलो, मैं कदम बोलतोय. डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हो गई है. क्या सर? अभी अभी फोन आया कि डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हो गई है. क्या? सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो. ओके सर. डीआईजी की कार की चोरी से पूरा डिपार्टमेंट सकते में आ गया था, लेकिन पुलिस के आला अफसर की कार उठाने की जुर्रत आखिर किसने और क्यों की? भोसले, डीआयजी सरांची गाडी चोरी झाली. अरे ही गाडी आता 10 मिनिटापूर्वी गेली. हे कांबळे गाडी पुढे घे. हाँ सर, डीआईजी साहब की गाड़ी का पता चल गया सर. सर मैंने आपको फ़ोन किया था, ये गाड़ी. पता चला कौन ले गया ये गाड़ी यहाँ पे? नहीं सर, मैंने आसपास के लोगों से पता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता इस गाड़ी के बारे में. जादव. हाँ सर. ये रहा सर. ये दोनों कौन है? पता नहीं सर, हमेशा आते जाते रहते हैं. सर ये घर भी अजीब है और घर के लोग भी अजीब है. हमेशा इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. जी कहिए. ये गाड़ी कौन ले गया? जी वो कौन है? इधर आ चला. भागो रे भागो. सब रूम चेक करो. चल बाहर निकल. चल रे चल. चल. सर जिंदा है. लगता है बेहोश हो गई है. इसी कोनी में इसे लाया होगा. लड़की को हॉस्पिटल भेजो. 24 घंटों के अंदर पुलिस ने डीआईजी की कार को ढूंढ निकाला और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के आगे एक नया केस आकर खड़ा हो गया. गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब. लड़की कौन है वो? साहब नया माल है. नया माल है. वो साहब अभी डिलीवरी हुआ था साहब. इस लड़की के लिए गाड़ी उठाई थी? हाँ साहब, वो सुलेमान भाई ने बोला था कि सरकारी गाड़ी से जाएंगे तो चेक नाके से बच के निकल जाएंगे. साहब हमको नहीं पता था कि वो गाड़ी डीआईजी का है. सुलेमान भाई कौन है? वो लड़कियां बेचता है. ये लड़की भी हमें सुलेमान भाई ने दी थी. कहाँ रहता है? मुलुंड में साहब. वो लड़की को पहुंचा के मैं गाड़ी निकाल के जा ही रहा था, उतने में आप लोग आ गए साहब. कहाँ से उठाया सुलेमान भाई ने इस लड़की को? साहब वो सब मेरे को नहीं पता है साहब. मेरे को लड़की दी और बोला 1 साल के लिए उसे संभाल, कुछ भी कर, लेकिन 1 साल के बाद उसको जिंदा चाहिए थी. वो 1 साल के लिए जिंदा चाहिए मतलब?
सवाल ला कसम बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है साहब। ये सुलेमान भाई का नंबर और एड्रेस लिखवा चल। सर यहाँ तो ताला है। तोड़ दो ताला। सारे घर की तलाशी लो। सर ये देखिए, ये एप्लीकेशन है और नाम लिखा है सुलेमान शेख। ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके ओके सर, हॉस्पिटल से फोन था, उस लड़की को होश आ गया है। अब कैसी हो? लड़की को उन लोगों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, डोज बहुत ज्यादा था, उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए इतनी देर तक बेहोश थी। कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ है? जी नहीं। ग्रेट। डीआईजी साहब की गाड़ी चोरी हुई तो एटलीस्ट हम समय पर उस लड़की तक पहुंच गए। मिल सकते हैं उससे? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी हो अब तुम? नाम क्या बेटा तुम्हारा? कोयल। कहाँ से हो? कोल्हापुर। कोल्हापुर। तो तुम्हें बेचा किसने था? और किसने? मेरी आई ने। आर्यन उठ, बाबा को खाने के लिए बुला जल्दी से। बाबा 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 बाबा, देखो मैं फिर से फर्स्ट आ गई। सही तो कह रहे बाबा, देखना एक दिन मैं बड़ी सी ऑफिसर बनूंगी और तू मेरे ऑफिस में ना प्यून रहेगा। माँ देखो ना बाबा क्या कह रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, दिन भर इस मोबाइल में पड़ा रहता है। हाँ चलो खाना खा लो। आहो या तू जल्दी से चेंज कर ले, फटाक से आ जा। भाजी खा। कुछ लाऊं तुझे? दाल में ना नमक कम है, मैं नमक लेके आती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोयल के पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। फिलहाल तो तुम उतना ही करो जितना मैं कह रही हूँ। अब रखो फोन। ये देखो केक, ये ले। पसंद आया तुझे केक? हाँ मुझे पता था तुझे चॉकलेट पसंद है, इसलिए चॉकलेट लाया। आज नहीं। अरे दादा, आम्ही आर्यनला विश करायला आलोय। हम भी कोई मरे नहीं जा रहे थे तेरे से मिलने के लिए, इधर काम से आए, काम की बात करने आए, समझा? क्या तमाशा लगा रखा है तूने इधर? संतोष भाऊ जी, एक मिनट, ये देख, बाबा ने जमीन के मरने से पहले 3 हिस्से किए थे, उसमें से सामने वाला जमीन का टुकड़ा तेरे को दे दिया तो तू वहां से हमारा आना जाना बंद कर देगा क्या? मुझे मेरी जमीन पे 8 फीट का रास्ता मेरी गाड़ी वहां से ले जाने के लिए चाहिए, समझा क्या? हमारी भी करोड़ों की जमीन है, तेरे आ के चक्कर में हम उसको भूल नहीं सकते। संतोष भाऊ जी कैसी बात करें अपने बड़े भाई से? वहिनी, आपल्या नवऱ्याला जरा समजावून सांगा मग, जो हमारी जमीन पे नाक की तरह कुंडली मार के बैठा है। चुप रहे, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप पापा से? नहीं देंगे हम आपको जाने का रास्ता, उड़ के जाइए अपने प्लॉट में। और हम क्यों सोचे आपके बारे में? आपने सोचा था दादा दादी के बारे में, कितनी तकलीफ सही है उन्होंने। इतने भर की नहीं है तू, और जबान तेरी गज भर की। अपने बाप के लिए टर्टर करना बंद कर, चल बाजू बैठ। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या करते तुम? देख लिया इसको, हैं? खाली नाम का बड़ा भाई है ये। तू बोला इसलिए मैं इधर आया और हमको घर के अंदर तक नहीं लिया इसने।
ये ऐसे सीधे सीधे मानने वाला नहीं है, तेरे को तो मैं दिखाऊंगा। भाई ने साला तू दादा तुझसे निकल लो, अरे दादा तुझसे निकल लो। भाडू नका। तो सोई नहीं अब तक? भाई तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है? मैं वो यही बाहर ही थी। तू जा, सो जा, सो जा जाके, लेट हो गया है। मैंने ही बुलाया था उन लोगों को, रिश्तेदार है हमारे, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। अहो ऐका तरी मी काय म्हणतीये, किती चिडचिड करता। देख ये चला। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने भाई पर हमला किया है इन्होंने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ कल मैं इधर आया था रात में, हमारे बीच में थोड़ा पंगा हो गया था। उसके बाद ये मेरे घर आया, इसने मेरे घर पे पत्थर फेंके और मुझे चाकू दिखाकर इसने मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए, फिलहाल हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको। चलिए चलिए, कुछ नहीं किया, कहीं नहीं किया। साहब वो घर पर ही थे। मैडम, आप उनकी धर्म पत्नी हैं, उनको बचाने की कोशिश तो करेंगी ना? मैं सच कह रही हूँ, खोटा नहीं बोले थे। देखिए मैडम, उसने अपने भाई को मारने की कोशिश की है, केस तो बड़ा बनेगा। पर बाबा है कहाँ? बेटा तुम्हारे बाबा हवालात में हवा खा रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। अभी तुम बहुत छोटी हो, ये सब कानूनी मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैडम, हमें और भी बहुत सारे काम हैं, आप आइए। साहब कुछ ले देकर ये सारा मामला ठीक कर दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? मैं रिश्वत खाने वाला लगता हूँ? नहीं साहब। तो क्या बोल रहे हैं आप? देखिए मैडम, जो भी होगा कानूनी प्रोसीजर से होगा। आप एक काम करिए, बेल लेके आइए, छोड़ देंगे। साहब बाबा, बाबा आप कैसे हैं? बाबा ये लोग आपको क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है। क्या हो रहा है इधर? क्यों शोर मचा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। बाबा चलो, अरे चलो यहाँ से। काय झालं रे? बघ काय झालं? अरे चलो यहाँ से, बोली ना मैं। हे लड़की, यहाँ क्यों आई? यहाँ बगैर इजाजत के आना मना है। ये पुलिस स्टेशन है, घर नहीं। चलो जाओ यहाँ से। मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो बाबा की तरह अंदर कर दूंगा। नहीं, बाबा ले जाओ इसे। चल बेटा चल। निकलो। आई मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज। आई बाबा। और तुम लोग आइंदा ध्यान रहे, जाओ। क्या कर रही थी तू? हाँ, मैं पहले से कम परेशान हूँ क्या जो तू और परेशान कर रही है? मत कर, समझता नहीं तुझे। मैडम, आपको अपने पति की बेल करवानी है क्या? हो। मेरे पास ना एक वकील है मैडम, अच्छा वकील है, अशफाक खान नाम है उसका। कार्ड देता हूँ मैडम, फोन करिए उसे, बेल 100% हो जाएगी। मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपके पति की बेल हो जाएगी। आप रिलैक्स हो जाइए, बैठिए और मुझे डिटेल में बताइए। बैठिए। वकील अंकल ने बाबा की बेल भी करवा दी थी, सब बहुत खुश थे। माँ ने बाबा को छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मुझे लगा कि मैं ही गलत समझ रही हूँ। माँ सच में बाबा से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर
जाना चाहती थी, लेकिन घर में नहीं, कहीं और जब तक मैं बता पाती बहुत देर हो गई थी। मैंने बोला था ना तुम लोग को रुकने के लिए। कहाँ हो तुम लोग? तू कहाँ पे है? तेरे लिए भी जलेबी ला रहा हूँ। हाँ, मुझे भी पापा से बात करनी थी। अच्छा, हेलो, हाँ पीछे मुड़। हाँ ये हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ रही है आपकी लाडली। निकाल गाड़ी निकाल। पापा! 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 आई! क्या हुआ बेटा? आई! क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? बाबा और आर्यन को कोई उठा के ले गए। क्या? हेलो? तेरा बेटा और तेरा पति हमारे पास है। क्या? जिंदा चाहिए ना तो 50 लाख रुपए तैयार रखना। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो? क्या किया आपने पापा के साथ? क्या बोल रही है तू? ज्यादा नाटक मत करिए। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, किसके साथ चक्कर चल रहा है आपका? कौन? क्या कहा तूने? हाँ? और ये सब कुछ तेरे दिमाग में आया भी कैसे? देख बेटा, जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तेरी कसम, मैं तुझसे, तेरे बाबा से और तेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ये सब दिमाग में से निकाल दे। और तू परेशान मत होना। हाँ? मैं तेरे बाबा को और आर्यन को कुछ नहीं होने दूंगी। हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए आई वकील अंकल के पास गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। हो सकता है ये सब दो भाइयों ने किया हो सकता क्या सर? मैं जानती हूँ, ये पुष्कर चाचा और संतोष चाचा ने मिलकर किया है। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस के पास नहीं। अगर हम लोग पुलिस के पास जाएंगे तो मुझे डर है कि वो इन्हें और आर्यन को कुछ कर ना दे। रागिनी जी, आपसे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप कहाँ से लाएंगी इतने पैसे? इनकी जमीन बेच देंगे। कानून आपको इजाजत नहीं देती। अगर कोई आदमी जिंदा है तो उसके प्रॉपर्टी या जमीन आप ऐसे ही नहीं बेच सकते। कंसर्न लेटर पे उस आदमी की साइन लगती है। गांव में मेरी जमीन है, अगर उसे बेच देंगे ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। उस जमीन के पेपर से आपके पास? हाँ है। ये लो 30 लाख रुपए। 30 लाख दिलीप? अरे जमीन कम से कम 70 लाख की है, 50 लाख तो आने चाहिए। देखो अशफाक भाई, अभी मेरे पास 30 लाख रुपए चाहिए तो ले लो। अरे तुम समझ नहीं रहे। हमें चलेगा। इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। क्या करूं मैं? सिर्फ 30 का ही इंतजाम हुआ है। माँ के कहने में वो 30 में मान भी गए थे, और उन्होंने जहाँ पैसे रखने को बोला था वहाँ पे माँ गई भी पैसे रखने, और उन्होंने कहा कि बाबा और भाई हमें उसी जमीन में मिलेंगे जिस जमीन की वजह से सारी लड़ाई थी। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो आर्यन! बाबा! आर्यन! 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 आर्यन उठ लो! आर्यन! क्या हो गया बाबा को? बोलो सुनने के लिए। आओ चलो। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई, उन्होंने दोनों चाचा को अरेस्ट कर लिया। माँ ने बोला भी कि बाबा को उन्होंने ही मारा है, लेकिन उन्होंने दोनों चाचा को छोड़ दिया। सबूत कहाँ है हमारे पास उनको बंद रखने के लिए? छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। 3 महीने बाद भी कुछ नहीं पता चला, और फिर
बेटी बहुत जवान हो गई है, उसका घर से निकलना बंद कर दिया। चाचा के आदमी मुझे आते जाते परेशान करते थे। उन्होंने तो जैसे मेरा जीना हराम कर रखा था। क्या हुआ? काय झालं? रुक मैं देखती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। हाँ, फिर माँ ने मुंबई आने का डिसीजन लिया। फिर आई मुझे मुंबई ले आई और मुंबई आने के बाद तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाई को तो जैसे सारी चीजों से आजादी मिल गई थी। वो चुप चुप कर किसी से मिलने भी जाती थी। पापा को गुजरे सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन आई के लिए तो वो जैसे कभी थे ही नहीं। मुझे उस घर में घुटन हो रही थी और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैं। और फिर क्या चल रहा है आपका? माँ, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ में ना आए। तुम तो गलत समझ रही है कोयल। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सब पता है मुझे। आप बन ठन कर जाती हैं और कार में किसी से छुप छुप कर मिलती हैं। तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है कोयल। नहीं माँ, अब आपके इन छोटे आंसुओं का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे हर बार लगता रहा कि मैं गलत हूँ और मेरी माँ सही है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाबा और आर्यन को आप ही ने मरवाया है। मैंने नहीं मारा है उन्हें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती माँ। कोयल, कोयल मेरी बात तो सुन। मैंने तो सोचा था उस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी, लेकिन फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैं घर वापस चली गई। फिर मुझे सीधा हॉस्पिटल में होश आया। मेरे को लड़की दी और बोला 1 साल के लिए उसे संभाल, कुछ भी कर, लेकिन 1 साल के बाद उसको जिंदा चाहिए थी वो। लेकिन ये तुम्हारी माँ ने 1 साल के लिए बेचा, ये क्या है? ये वो औरत अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। पापा तो बोल भी नहीं सकते थे, तब भी उनसे शादी कर ली क्योंकि बाबा के पास प्रॉपर्टी थी। वो औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए मुझे भी बेच दिया। तुम्हारी एज कितनी है? 17 साल। इसका स्टेटमेंट ले लो और घर का पता ले लो और स्टेटमेंट पे इसके साइन ले लेना। ओके सर। बेटा आराम करो। अरे निकम, सुलेमान का कुछ पता चला? नहीं सर, जब से अकरम पकड़ा गया सुलेमान का फोन बंद आ रहा है और सुलेमान ने सिम भी फर्जी नाम से लिया था सर। सर, क्या कोई औरत इतना गिर सकती है कि अपने बेटे और पति को मारने के बाद अपनी ही बेटी को धंधे पर लगा दे? जादव, अपने मतलब के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सर, मुझे 1 साल वाली बात समझ में नहीं आ रही है। लड़की 17 की है जादव, हो सकता है कि उसकी माँ उसके 18 के होने का इंतजार कर रही हो। क्यों सर, ऐसा क्या होने वाला था 18 साल में? अब इसका जवाब या तो रागिनी दे सकती है या सुलेमान। सुलेमान का जल्द से जल्द मिलना बहुत जरूरी है और इससे पहले कि रागिनी अंडरग्राउंड हो जाए उसको उठा ले। देखो अंदर जरा। सर, यहाँ पे तो नहीं है। ऊपर देखते हैं। सर, लगता है यही रागिनी है। ये देखिए। गले को रस्सी से दबाया गया है, निशान पड़ गया है। जादव, कोयल से बॉडी की शिनाख्त करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। ये वही औरत है
जिसे मैं आई कहती थी। सर, सुलेमान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था। उसके खिलाफ बहुत से चार्जेस हैं पुलिस रिकॉर्ड में, ये देखिए सर। और सर मुझे लगता है कि सुलेमान ने ही रागिनी को मारा है, क्योंकि माँ बेटी यहाँ अकेली रह रही थी और सुलेमान की नजर उन पर पड़ी हो, उसने माँ को मारकर बेटी को उठाकर बेच दिया। सर, रागिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रागिनी की मौत 10 तारीख को रात को 8 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है। रस्सी जैसे चीज से उसका गला दबाया गया, जिस वजह से उसकी वेन पाइप चोकअप हो गई और उसी में उसकी मौत हो गई। सर, घर पर भी किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिले। हो सकता है कि कातिल ने सारे उंगलियों के निशान मिटा दिए हो। हाँ, लेकिन मेन डोर पर किसी के उंगलियों के निशान मिले। सुलेमान के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड पे हैं? नहीं सर। मुझे कोयल पे शक है, वो भी मार सकती है। गुस्से में तो वो थी ही, क्योंकि उसे लगता है कि रागिनी ने उसके बाप और भाई को मरवाया। हो सकता है सर। अगर कोयल ने रागिनी को मारा है तो मारने के बाद कोयल भाग गई हो और उसी में वो सुलेमान के चपेट में आ गई। जब हमने उससे पूछा तो उसने झूठी कहानी बताई कि माँ ने ही उसे बेचा। सर, कोयल की फिंगरप्रिंट मैच करके देखें। निकम त्याने क्या होना रहे, वो तो कोयल का ही घर है, उसके तो फिंगरप्रिंट्स वहां पे मिलेंगे, उससे हम कुछ साबित नहीं कर सकते। और कोयल के दोनों चाचा संतोष और पुष्कर वो भी कर सकते हैं। पहले विमल और आर्यन को मारा और अब रागिनी और कोयल को रास्ते से हटा दिया तो सारी जमीन उनकी। हाँ सर, लेकिन फिर वो कोयल को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? धंधे में डाला था उसको। वहां की जिंदगी मौत से बदतर होती है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंचते तो कोई चांस नहीं था कोयल जिंदगी भर वहां से बाहर निकल पाती। सर, लेकिन हमें रागिनी के प्रेमी को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी तो ये सब कुछ कर सकता है। कर सकता है। ये केस बहुत उलझा हुआ है। निगम सर, रागिनी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाओ। कोयल का कहना है कि वो उस आदमी से रेगुलरली मिलती थी और उसके साथ कहीं जाती थी। पता करो कहाँ जाती थी और किससे मिलती थी। और संतोष और पुष्कर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन भी निकालो। देखो उनमें से तो कोई यहाँ नहीं आया था। जी सर। और आगे की कहानी जानने के लिए यादव हमें जाना पड़ेगा कोल्हापुर। लेकिन सर मैं क्या करता? जब विमल और उसके बेटे को अगवा किया गया तो किसी ने पुलिस कंप्लेंट की नहीं थी। बाद में जब उनकी डेड बॉडीज मिली तो बताया गया कि दोनों चाचा ने किया है। हमने उनको अरेस्ट किया, पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब सबूत ना होने के कारण हमें उन्हें छोड़ना पड़ा। पाटिल साहब, खून हुआ है तो खून ही तो होगा। हाँ, पर वैसा कुछ पता नहीं चला। पता चला नहीं, आपने पता करने की कोशिश नहीं की। माँ बेटी दोनों कोल्हापुर छोड़ के चले गए, आपका काम खत्म। ये केस अब हम टेक ओवर कर रहे हैं। या ना दे, लेटर दे। जादव, इनसे दोनों भाइयों की फिंगरप्रिंट्स की फाइल लेकर रागिनी के घर में मिले फिंगरप्रिंट्स से मिला के देखो। तब तक दोनों भाइयों से बातचीत करते हैं। ओके सर। बोला क्या काम है? आपकी भाभी रागिनी का खून हो गया है। बार बार उन दोनों के साथ कुछ होता है, पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है। अरे हमने कुछ नहीं किया है साहब। मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में झगड़ा था। मेरा दादा बचपन से ही गूंगा था, इसके लिए माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करके उसको रोड साइड वाली ज़मीन दे दी थी। ये भी नहीं सोचा कि उसकी ज़मीन के पीछे हम दोनों भाइयों की भी ज़मीन है। दादा ने उसकी ज़मीन से हमारा आना जाना बंद कर दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। अब आप ही बताइए, जब आदमी के पास रास्ता ही नहीं है, अपनी ज़मीन तक कैसे पहुँचेगा वो? करोड़ों की ज़मीन थी हमारी। तो जमीन पे रास्ता बनाने के लिए अपने भाई के परिवार को रास्ते से हटा दिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया साहब। दिल में मेरे बहुत बार आया था कि मैं दादा को मार ही डालूं, लेकिन वो वहीनी के बारे में सोच के मैंने वैसा किया नहीं। क्यों? वो अच्छी औरत थी साहब। वो तीनों भाइयों के बीच में दोस्ती बनाकर रखना चाहती थी। हे बघ दादा, आर्यनचा वाढदिवस है। रागिनी वहिनी ने बोला है कि एक बार घर पे आ जाओ और अच्छे से बात कर लो। वो अपनी ज़मीन पे गाड़ी जाने के लिए रास्ता दे देंगी। मैं गया था साहब आर्यन के बर्थडे में, सोच के कि सुलह हो जाएगी, लेकिन दादा ने बेइज्जत करके हमको घर से निकाल दिया था। और अगले दिन तुमने झूठी कंप्लेंट करके अपने दादा को अंदर करवा दिया। नहीं साहब, झूठी कंप्लेंट नहीं थी। वो सच में मेरे घर पे आया था। उसने मेरे घर पे पत्थर फेंके थे, चाकू दिखाकर मुझे मारने की कोशिश भी की थी उसने। ये तेरे दादा के मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड है। इसके हिसाब से वो उस दिन अपने घर पर ही था। वो तो उस दिन मोबाइल अपने घर पे ही छोड़ के आया था साहब। अच्छा, तेरे सामने वाला बंगला किसका है? मोहिते का ना? उसका सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया।
उस रात ना विमल तेरे घर आया था, न किसी ने पत्थर फेंके थे। अब सच बोलेगा तो फायदे में रहेगा। मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब। ऐसे नहीं मानेगा ये। क्या रिमांड रूम में दे गया? नहीं, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब। मैं सच बता रहा हूँ साहब। मैंने झूठा केस बनवाया था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया साहब। मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने केस बनवाया था। रागिनी और पुष्कर के बीच में कुछ था? नहीं साहब, कुछ नहीं। पक्का? हाँ साहब। पुष्कर देशमुख कुठे आहेत? ते साताराला गेलेत कामासाठी। सातारा में कहाँ गए? जी वो सब तो मुझे नहीं पता। हेलो सर, दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स आ गई है। संतोष मुंबई नहीं आया था, लेकिन पुष्कर के फोन की लोकेशन उस दिन रागिनी के घर की है। सर, एक बार शाम को 7:30 बजे के लगभग और रात को 11 बजे के करीब। उसके बाद से पुष्कर का फोन बंद है सर। सर, रागिनी के घर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे, ये उसकी रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक पुष्कर के फिंगरप्रिंट्स के साथ ये रिपोर्ट मैच कर रही है। सर, इसका मतलब है कि पुष्कर ने ही रागिनी को मारा और अब चूहे की तरह बिल में छुपा है। तो खोद के निकालो उसे। उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। जी सर। सर, और एक बात पता चली है, जब से रागिनी कोल्हापुर से मुंबई गई है, उसने कोल्हापुर का नंबर बंद करवा दिया और मुंबई में एक नया नंबर ले लिया। इस नए नंबर से पुष्कर के टच में थी? सर, जब तक वो कोल्हापुर में थी तब तक वो पुष्कर के टच में थी, लेकिन जब से वो मुंबई गई है, पुष्कर के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। और कोई नंबर है जिससे अक्सर बात करती थी? जी सर, एक नंबर मिला है किसी आमन राव के नाम पर, लेकिन जब हमने इंक्वायरी की तो वो फर्जी नंबर निकला। वो मुंबई में ही एक्टिवेट था। मतलब कोल्हापुर से जाने के बाद किसी के टच में नहीं थी ना सर? अशफाक खान के नाम। उसका वकील? जी सर। सर, यकीन नहीं हो रहा है। रागिनी जी का कत्ल हो गया। आप तो जानते होंगे ना उन्हें? हाँ, मैंने उनके शोहर की बेल करवाई थी। 2-3 बार उनके घर पे भी गया था खाना खाने के लिए। इतनी ज्यादा जान पहचान कि मुंबई जाने के बाद भी रागिनी आपसे देर तक बातें करती थी? सर, वो मेरी क्लाइंट है। वो अपने नाम की जायदाद, जमीन जो थी उनकी, वो बेचना चाहती थी। इसलिए मुझे बार बार फोन करती थी कि कोई अच्छा बायर ढूंढ ले और वो जमीन बेच दे। अच्छा नहीं हुआ रागिनी जी के साथ। सर, मैंने वार्न किया था लोकल पुलिस को और उनको बताया भी था। क्यों झूठे केस में फंसा रहे इन्हें? हाँ, भाई है आपके। कौन सा भाऊ? मैं कोई भाई नहीं जानता। हमारी करोड़ों की जमीन आज कौड़ियों की हो गई है। जाओ जाके उसको बोल दो कि हमें रास्ता दे दे। अगर नहीं माना तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी दादा की होगी। नहीं बताएगा साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने और तेरे भाई ने मिलके मारा है? नहीं साहब, मैंने सिर्फ गुस्से में आके धमकी दी थी साहब। मैंने नहीं मारा। हो सकता है पुष्कर ने किया हो साहब। आपने पूछा था ना मेरे से? आपने पूछा था ना? पुष्कर वहीनी को पसंद करता था साहब और उनसे मिलने के, उनसे बात करने के बहाने ढूंढता था हमेशा। दोनों के बीच कुछ था? हो सकता है साहब। 1 साल बाद क्या होने वाला था? 1 साल बाद पता नहीं साहब मेरे को। सर, मुझे तो लग रहा है कि ये संतोष झूठ बोल रहा है। उसी ने रागिनी को मारा होगा। इसे शक हो गया कि रागिनी और पुष्कर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है और इसीलिए उसने रागिनी को मार दिया और अब सारा इल्जाम पुष्कर के ऊपर डाल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो फर्जी नंबर पुष्कर का ही हो, जिससे रागिनी मुंबई में बात किया करती थी। और उस दिन जब कोयल ने किसी आदमी को अपने घर से निकलते हुए देखा, हो सकता है वो पुष्कर ही हो, क्योंकि पुष्कर उस शाम को रागिनी के घर गया था और उस रात को पुष्कर फिर से वहां गया था। हो सकता है कि रागिनी ने पुष्कर से कहा हो कि कोयल को शक हो गया है। पुष्कर और रागिनी का झगड़ा हुआ, पुष्कर ने रागिनी को मार दिया और कोयल को सुलेमान के हाथों बेच दिया, या फिर कोयल ने रागिनी को मारा और सुलेमान के चंगुल में फंस गई। हाँ सर, ये सारी कड़ियाँ सुलेमान से जुड़ रही है। एक बार फिर से सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। पुलिस खबरियों के जरिए सुलेमान को ट्रेस कर रही थी और दूसरी तरफ पुष्कर की तलाश में पुलिस ने पुष्कर की पत्नी की कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करना शुरू किया। सर,
पुष्कर के बीबी के मोबाइल रिकॉर्ड्स। सर ये रिकॉर्ड के मुताबिक पुष्कर के बीबी के मोबाइल पर कोल्हापुर के अलग अलग एरिया से कई बार फोन आया करता है। हो सकता है ये कॉल्स पुष्कर ही कर रहा हो। कोल्हापुर के सारे होटल्स चेक करो, कहीं छुप के बैठा हो। क्या चुपचाप कर रहा हो? क्या चल रहा था तेरे रागिनी के साथ? सब कुछ नहीं साहब, वो भाभी थी मेरी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करता था। साहब वो सिर्फ जमीन के सिलसिले में बात हो रही थी। आज आर्यन का बर्थडे है, इनका मूड भी अच्छा है, तुम आके बात कर लेना। हाँ वही नहीं, सच बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप चोरों की तरह मुझे फ़ोन करती है, मुझसे मिलने आती है। साहब विमल दादा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे और संतोष बाबू का गुस्सा भी बहुत खराब है। आर्यन के बर्थडे वाली रात झगड़े के बाद रागिनी से मिलने गया था तू? हाँ सर, वही नहीं, दादा ने ये ठीक नहीं किया। संतोष बाबू बहुत भड़का है, वो कुछ तो भी गलत करने वाला है। तू संभाल लेना। मैं कुछ नहीं कर सकता वही। सुना, तू कुछ कर ले, संभाल ले। कुछ नहीं कर सकता वही नहीं, जाने दो मुझे। तो सोई नहीं अब तक? तो रागिनी ने तुझे विमल को झूठे केस में फंसाने से रोका था या उसी के कहने पे तुम दोनों भाइयों ने मिलकर विमल को फंसाया था? नहीं साहब, वही नहीं दादा को क्यों फंसाएगी? क्यों? उसके बाद भी वो तुझसे मिलती नहीं थी? एक ही बार मिली थी साहब, बहुत दुखी थी। इन पर झूठा इल्जाम लगा के क्या मिला तुम लोगों को, बता। मैं तुम तीनों भाइयों में दोस्ती करवाना चाहती थी और तुम लोगों के। लेकिन वही नहीं, संतोष भाऊ का गुस्सा आप जानती हो ना। अरे लेकिन इस गुस्से से क्या हासिल हुआ? काळजी करू नका वही नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो रागिनी ने तुझसे मिलना बंद कर दिया तो तूने विमल और आर्यन को अगवा किया और मार दिया? नहीं साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा। क्यों, तेरा और रागिनी का चक्कर नहीं था? नहीं साहब। तेरे संतोष भैया ने बताया बहुत मजे ले लेके बातें करता था। मैं पसंद करता था वहीनी को, लेकिन वहीनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। और दादा के मरने के बाद 3 महीने के बाद वहीनी कोयल को लेके गायब हो गई, तो और किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई, सिवाय तेरे, क्योंकि तू मुंबई के फर्जी नंबर से उसके साथ बातें करता था। नहीं साहब, मैं भाभी से बात नहीं करता था। देख बेटा, तेरा सारा चिट्ठा है हमारे पास। तू ये बता, तू मुंबई क्यों गया था? नहीं साहब। साहब तेरी लोकेशन रागिनी के घर की है और उसके दरवाजे पे तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। हाँ साहब, गया था मैं मुंबई, गया था। वनी को बहुत पसंद करता था और यही बताने के लिए मैं गया था साहब। वही नहीं, उस रात नशे में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया साहब। वही नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। अगर तूने नहीं मारा तो छुप के क्यों बैठा था? मैं बहुत डर गया था साहब। मुझे लगा कि मेरे मोबाइल की लोकेशन वहाँ की पुलिस को मिल जाएगी और मेरे फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ थे ना। अपने आप को बहुत शाना समझता है तू, हाँ? इतनी देर से क्यों घुमा रहा था? सच तो ये है कि तेरा रागिनी के साथ लफड़ा था और इसी लफड़े में तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, मेरा वहीनी के साथ कोई लफड़ा नहीं था। अगर होता तो मुझे पता चल जाता कि वो मुंबई में। मुझे तो टिकट वाले ने बताया कि वो मुंबई में। जी साहब, पुष्कर आया था और मुझसे पूछ रहा था कि रागिनी कहाँ गई है, तो मैंने बता दिया कि वो मुझसे मुंबई का टिकट लेकर चली गई है। सर, सुलेमान नेपाल में पकड़ा गया है। सुलेमान को नेपाल से मुंबई लाया गया। अब सारी बिखरी कड़ियों को बस वो ही जोड़ सकता था। अब बता, कहां से उठाया था कोयल को? उठाया नहीं था साहब, कोयल को बेचा था किसी ने मुझे। किसने? चलो उठा उठा उठा, चल बोल 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 रागिनी को कैसे मारा? बोल। मैंने जब विमल की बेल की तभी मुझे पता चला।
रागिनी को दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर उसके पति का उससे सहारा छुड़ा दूं तो वो सहारा ढूंढते मेरे ही पास आएंगे। और हुआ भी ऐसे ही सर। मेरे आदमी लोगों को बता के मैंने माँ बेटी को दिन रात परेशान किया। रागिनी सबसे डर गई और मजबूरी में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है अपनी जवान बेटी को कैसे संभालूं, इस दुनिया से कैसे बचाऊं। रागिनी जी, आप अपने आप को संभालिए। मैं हूं ना आपके साथ, हर कदम पे आपके साथ हूं। मारा कैसे वो बोल। सर मैंने रागिनी के साथ प्यार का नाटक किया। रागिनी को पति नहीं चाहिए था, उसके बेटी के लिए बाप चाहिए था। ऐसा बाप जो उसके बेटी को दुनिया से प्रोटेक्ट करे। मैंने रागिनी के दिल में संतोष और पुष्कर के लिए डर बिठा दिया। फिर मैंने उसे कहा कि पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करे और वो मुंबई चली जाए और मैं जमीन बेच के मुंबई आ जाऊंगा उससे शादी करने के लिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, पर उस कोयल के चक्कर में सब गलत हो गया। अरे रागिनी, वो जो पेपर्स है ना आपने दिए हुए, वो तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ क्या तुम्हें? आपने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, मगर ये रिश्ता अब मैं और नहीं निभा पाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, मगर प्यार अपनी बेटी से करती हूँ। और जब वही खुश नहीं है इस रिश्ते से तो हमें अलग होना ही होगा। अशफाक, आप यहाँ से चले जाइए। अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। चले जाइए आप। बेटी भी आ रही हो? मैंने रागिनी को मार डाला और तूने कोयल को सुलेमान के हाथों 1 साल के लिए बेचा, क्यों? क्या करता साहब? कोयल 17 साल की, सोच रहा था कि 1 साल बाद उसके साथ शादी करके उसके नाम की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लूं। सोचा जब तक शादी नहीं हो रही है उससे कुछ कमाई कर लूं। साली किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब। तुम्हारे बाबा के गुजर जाने के बाद तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे लिए पिता का साया ढूंढ रही थी, और उस आदमी ने तुम्हारी माँ के प्यार का गलत फायदा उठा के उसे मार डाला। तुम्हारी माँ ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि जिंदगी में सिर्फ धोखे खाए। बहुत प्यार करती थी तुमसे, तुमने गलत समझा अपनी माँ को। तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है कोयल। नहीं माँ, मुझे हर बार लगता रहा कि मैं गलत हूँ और मेरी माँ सही है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ